मेरी शुरुआत आनंद वर्धन जी मैं आपसे कर रहा हूँ। जगत प्रकाश नड्डा जब बिहार जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पटना वाला हूँ, मैं बिहारी हूँ। और जैसे ही जेपी नड्डा बिहार के दायरे से बाहर होते हैं, अपनी हिमाचली आइडेंटिटी को फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई देते हैं। मुख्यमंत्री बनने की भी उनकी महत्वाकांक्षा थी एक दौर में, जब वो अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा पैरामीटर सेट कर लिया खुद के लिए। लेकिन क्या उस बड़े बड़े पैरामीटर पर जेपी नड्डा खड़े उतरते दिख रहे हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि जहां तक मुझे याद है, महाराष्ट्र और हरियाणा वगैरह के हरियाणा के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने सत्ता संभाली थी, भाजपा की अध्यक्षता संभाली थी। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए थे, तब तक गृह मंत्री जेपी नड्डा ने अपने पास अध्यक्षता रखी थी पार्टी की। हरियाणा में घिसट के सरकार बनी, झारखंड में सत्ता चली गई। इसके बाद आप देखें, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ, कई सारे राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मिली, उसे छोड़ दिया जाए तो अपेक्षित सफलता जेपी नड्डा के कार्यकाल में नहीं मिल पाई है। अब आपको क्या लगता है, गृह राज्य और गृह संसदीय क्षेत्र गंवाने के बाद बीजेपी में उनके लिए क्या जगह बनी बची? वो एक और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो बंगाल, क्योंकि उनकी पत्नी बंगाल से हैं, तो वो अपने को बंगाली भी कहीं कहते हैं कि मैं एक बंगाली अस्मिता से भी अपनी वो जोड़ते हैं। खैर, मैं पहले एक कारण बता दूं कि जिससे मुझे लगता है कि वो 100% हटेंगे। एक कारण सिर्फ है, और फिर मैं 5 कारण गिनाऊंगा जिससे मुझे लगता है कि वो नहीं हटेंगे। पहला और अकेला कारण ये लगता है कि कल जिस तरह से उनको मोदी जी और अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह के साथ बराबरी का हक दिया जा रहा था, वो जरा पच नहीं रहा था। वो एक बड़ी सी माला जिसको वो लोग सब लोग उठा के खुद पहन रहे थे, उसमें वो भी कहीं बीच में थे। इस तरह से नड्डा साहब को इतनी इज्जत मैंने कभी इन लोगों के द्वारा देते हुए नहीं देखी गई है। बगल में बिठाया जा रहा था, साथ में भाषण कराया जा रहा था। तो कभी-कभी ये लगता है कि मतलब ये अति भक्ति, ज्यादा जो भक्ति होती है तो थोड़ा डर लगता है। उनको भी डर लगना चाहिए, क्योंकि आप भी अगर कहीं किसी जगह नौकरी किए हो या वो किए हो, तो अगर कोई बहुत प्लेजेंट आपसे हो जाए, ओवर वो कर्टियस हो जाए, तो समझिए कुछ गड़बड़ है। तो एक ही कारण मुझे लगता है कि ये लोग इतने कर्टियस नहीं है, क्योंकि एक सबको वो भाग भूमिमा याद है जब इनका हाथ पकड़ के पीछे खींचा था अमित शाह ने कि भाई अपने उस पर रहो, हो गए हो प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन कल वो प्रेसिडेंट जैसे उनको बर्ताव किया जा रहा था। एक तो मुझे ये लगता है इस कारण से लगता है कि वो जा रहे हैं। अब मैं बताऊं कि वो क्यों नहीं जाएंगे। जो मेरे अपने कारण हैं, जो 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 दिमाग से हैं, ये तो दिल कहता है कि देख कैसे, दिमाग से मुझे 2-3 कारण लगते हैं। पहला, ये जो इस समय का नेतृत्व है मोदी जी और हमारे अमित शाह साहब का, ये उनके चुने हुए व्यक्ति हैं। ये जब 2012 में अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार चल रही थी, और उस समय भी इनसे कहा गया था कि नहीं अब तुम वो मत लड़ो, विधानसभा मत लड़ो, इनको राज्यसभा देके सेंटर में लाए गए थे, जो मोदी जी उस समय अपना आदमियों को फिट कर रहे थे, कौन कहां। और मोदी जी का एक पुराना इनसे ताल्लुकात भी है हिमाचल में, चूंकि वो रहे हैं प्रभारी। हिमाचल को उन्होंने खुद, जिसको कहते हैं ना, अपने हाथ से उसको सजाया संवारा है, इस वजह से वो है। एक दूसरा ये है कि ये इन लोगों के प्रति एक कंफर्ट लेवल है अमित शाह साहब का, मोदी जी का, इनसे काम कराते हुए। एक कारण और मुझे लगता है कि अगर ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो रेफरेंस पॉइंट आप बता रहे हैं, वो रेफरेंस पॉइंट यह है कि वेंकैया नायडू को 2004 में जब जनरल इलेक्शन हारे थे, तो उन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया था। लेकिन 2004 की हार और ये हार में जमीन आसमान का अंतर है। ये छोटी ही, मतलब इट्स अ बैटल, इट्स नॉट अ वॉर। तो ये कोई ऐसी चीज मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इनको यहां से अभी इस्तीफा देना पड़ता है क्योंकि आपने हिमाचल प्रदेश से आप हार गए, तो अगले 9 इलेक्शन आने वाले हैं अगले 2023 में। उसमें से 3 इलेक्शन ऐसे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। फर्ज करिए कि अगर वो कोई हारता है, तो फिर ये एक परंपरा बन जाएगी कि इनको भी हटाओ। फिर तो अगर आपने इनको हटाया तो उनको भी हटाइए। दूसरा जो आपका कहना है कि कल जो वो एक चीज बार बार कह रहे थे, मैंने भी सुना कि 0.3% का फर्क, 0.3% का फर्क, वो ये फैक्ट है। 37,000 वोट कुल ज्यादा मिले हैं, करीब 37,000 कुछ वोट हैं जो कांग्रेस को इनसे ज्यादा मिले हैं। अब ये किसकी किस्मत, किसी की किस्मत नहीं है। 2004 में भी मैं याद दिला दूं, कांग्रेस को 145 सीट मिली थी, बीजेपी को 138 सीट मिली थी। सीटें 7 ज्यादा मिली थी, लेकिन सरकार 5 साल चलाई। अब
होता क्या है कि इन सब चीजों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, जो जीता वही सिकंदर माना जाता है। 303 जी, सीटें आपने कैसे जीती, आजम खान साहब की रामपुर की सीट आपने कैसे जीती, ये कल इतिहास में दर्ज नहीं होगा। वहां पे होगा कि सक्सेना 20 राउंड तक पीछे चलने के बाद अगले 4 राउंड में उन्होंने इतनी बड़ा इतिहास हासिल कर ली और जीत गए। एक दो चीजें मुझे और जो दो चीजें लगती हैं कि जिस वजह से नहीं हटाया जाएगा, हाँ, कि जो जो आप बात कह रहे थे अभी, जो जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही कि जयराम ठाकुर जी ने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उनके अपने गृह जी, जो जिला है 10 में से 9 सीटें जी, जीत के आए वो। इनके यहाँ खराब है। तो अगर इनके यहाँ खराब है तो अनुराग ठाकुर को कैसे रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे? अब अनुराग ठाकुर को अगर वो कंटिन्यू रखते हैं तो साफ हो जाएगा कि केवल बीसीसीआई की वजह से रखा जा रहा है, क्योंकि बेटा वहाँ हाँ, काम कर रहा है, इसलिए भैया इसको भी रखे रहो, क्योंकि वो दूसरे कारण माने जाएंगे। तो हाँ, अगर वो हटाए जाएंगे तो अनुराग ठाकुर को भी हटाना पड़ेगा। अनुराग ठाकुर को मुझे नहीं लगता है कि अभी हटाए जाएंगे, क्योंकि अगर जब तक जय शाह साहब बीसीसीआई में हैं, तब तक अनुराग ठाकुर, क्योंकि रिमोट से अनुराग ठाकुर उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ, बीसीसीआई को, या मैनेज कर रहे हैं उसको। तो वो इस वजह से अनुराग ठाकुर नहीं हटेंगे, अनुराग ठाकुर नहीं हटेंगे तो वो एक एक रेस नहीं होती जिसमें टांगे बांध दी जाती हैं। जो वो जी, दूसरा एक कारण और मुझे लगता है जिस वजह से ये नहीं हटाए जाएंगे, ये आपने जैसे गिनाया कि झारखंड में हारे, यहाँ हारे, यहाँ हारे, यहाँ हारे, इनके 2019 में आने के बाद। लेकिन एक चीज याद रखिए, उसके बाद बीजेपी ने तोड़-फोड़ भी खूब की। कर्नाटका में हम्म, तोड़-फोड़ की, महाराष्ट्र में तोड़-फोड़ की, तो उसके मास्टर भी तो हैं। तोड़-फोड़ हुई होगी, तो तोड़-फोड़ कोई बहुत वैलिड ढंग से तो हुई नहीं होगी। अरे, आपको कहा गया होगा कि आपको ठीक करते हैं, आपके घर में किसी को ठीक करते हैं, आपके यहाँ आते हैं, तो उसका भी मुझे आपने कहीं न कहीं वो जो ऑपरेशन लोटस इन लोग बोलते हैं, उसका हम्म, राज़दार भी मैं हूँ कहीं न कहीं। तो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन मैं नया राज़दार क्यों बनाऊँ? ये बहुत जो इस तरह से ऑपरेट करते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन लोटस, हम्म, ऑपरेशन कुकी, उसमें हरदम देयर इज़ अ एलिमेंट ऑफ समथिंग जो बहुत जायज़ नहीं रहता है। और जी, ये आप किसी को भी देख लीजिए, लोग इसमें बहुत लोगों को नहीं चाहते इन्वॉल्व हों, जितने कम लोग इन्वॉल्व हों उतना हम्म, अच्छा है। अभी अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इनको कुछ काम वहाँ पे भी करवाना है, अगर हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ जी, पे फिर से नड्डा जी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि वो अगर इस तरह का स्पेशलाइज़ करते हैं इस तरह के कामों में, तो आप एक स्पेशलिस्ट को आप चाहेंगे कि आप एक नौसिखिए को चाहेंगे, नया फिर से लाओ, मालूम नहीं उससे मामला बने ना बने, जो नया आए वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर पाए। एक ये नोन आदमी है, सामने सब चेहरा है, आप कुछ कहते रहिए कि अच्छे-बुरे कुछ भी, लेकिन हैं तो। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से नड्डा जी हटाए जाएँगे। नड्डा जी विल रिमेन देयर, गुड, अगली, बैड, क्योंकि उनको हटाने से कोई वो ताकत तो रखते नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से जीती या हारी। हम्म, भाई कोई उनकी वजह से जीती या हारी ये तो है नहीं। तो जब उनके पास कोई ताकत ही नहीं है, वो केवल एक फेस हैं, जो एक आपने आदमी रख रखा है जिसके माध्यम से आप सारे काम करते हैं। तो इसलिए मुझे भाई आपको मैं एक एक नहीं, छोटा-सा आप उदाहरण आनंद वर्धन जी जो कह रहे हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है जो ट्रेडिशनल समाज में, तो ज्वाइंट फैमिली में एक मालिक उसी को बनाया जाता है जो जिसे आमतौर पर मूर्ख समझा जाता है, तो उसे कहते हैं लोग कि ये घर के मालिक है। तो क्या नड्डा जी नहीं, की ये को उसी ये कैटेगरी में माल रखा जा सकता है? नहीं, ये मालिक वाला नहीं, ये उदाहरण मैं ठीक कर दूँ। नहीं, वो मालिक का मालिक काम नहीं होता है उसका। सुन तो लीजिए, कहते लोग मालिक हैं, लेकिन नहीं, नहीं काम उससे उसको मैनेजर का लिया जाता है। नहीं, नहीं, उसको मालिक चाचा, मालिक बाबा ये कहा जाता है। नहीं, नहीं, नहीं। मैं दूसरा उदाहरण दे दूँ जो ज़्यादा बेहतर है। एक व्यक्ति जी। जब शादी होती थी पहले तो खाना बनवाने के लिए पीछे बैठा रहता था। उसका ये मालिक का तो तब भी फेस होता है। खाना बनवाने वाला जी, पीछे नहीं होता, जाके सब्ज़ी ले आओ मंडी से, वहाँ बैठे रहो। तो मतलब ये सब काम करते रहो इस तरह के कामों के लिए। अब उसको आप मालिक बोलिए, जो भी बोलिए, वो उस तरह के कामों के लिए। हुँ, ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, एक सिर्फ़ कह के बात खत्म करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी अगर आप हारने को क्राइटेरिया बनाएँगे ना, तो उत्तर प्रदेश हुँ, के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का क्या हुआ है? इलेक्शन हारे हैं ना, और इलेक्शन हार के फिर वो जाके गुजरात में इलेक्शन जिता रहे थे। अपना इलेक्शन हार गए थे। गुजरात में जाके हुँ, इलेक्शन जिता रहे थे। मेरा जी, कहना ये है कि ये क्राइटेरिया वहाँ पे नहीं बन सकता है। जो जो खास करके आरएसएस की काडर बेस्ड पार्टीज़ हैं, जो संघ से आया है, जिसने संघ में काम किया है, उसके लिए इमैटेरियल है हार-जीत। वो जी, आप हमारा काम कर रहे हैं, बाकी काम तो संघ के लोगों को भी वहाँ से हटा दिया जाएगा क्या अगर हारे हैं तो? वो जो पन्ना प्रमुख थे वो हुँ, भी हटाए जाएँगे क्या? वो कुछ नहीं, हुँ, मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी दूर-दूर तक ये इनको हटाया जाएगा।
वर्धन जी, जेपी नड्डा की चर्चा के पहले दो टुकड़ों में मेरे सवाल है आपके लिए। पहला सवाल दरअसल ये है, वही पहले मैं रख रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बीजेपी के एक नेता ने मुझे दबी जुबान में कुछ दिनों पहले बताया था, तकरीबन 2-3 महीने पहले, कि भाजपा में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को संभाल पाने में ये लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या वो अलग कहानी है। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, ये तीन ऐसे अध्यक्ष हैं, एक को उपराष्ट्रपति तो बनाया गया, उनसे आगे ले जाने की जहमत नहीं उठाई गई। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह के साथ क्या है वो कहने की जरूरत नहीं है कि सरकार में और किस तरह से उनका रोल है और किस तरह से मोदी शाह के साथ उनके इक्वेशन है। क्या जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से इस वजह से तो मुक्त नहीं किया जा रहा कि एक और पूर्व अध्यक्ष को कैबिनेट में रखने का मतलब होगा कि केंद्र पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड में एक नए तरह के इक्वेशन का निर्माण करना जो संभवतः नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाए। आप म्यूट हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है ये कारण, क्योंकि मैं थोड़ा कल राजनाथ सिंह जी को जितना सम्मान दिया जा रहा था, मैं उससे भी अचंभित हूँ। भाई, राजनाथ सिंह मेरे गृह प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते अगला हैं। सवाल भी यही था आपसे दरअसल, इसके बाद का। मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे उत्तर प्रदेश से आते हैं, ठीक आदमी हैं, बेचारे वेट कर रहे हैं कि किसी दिन तो शायद वो दिन, वो कभी तो आएगी, वो उस सुबह का वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कल उनको जितनी इज्जत दी जा रही थी, मुझे जब ज्यादा इज्जत कोई देता है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं खटका होने लगता है। बाकी बाकी सारी चीजें ठीक है, लेकिन खटका इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनाथ सिंह जी की देखिए बहुत सी चीजें हैं जो शायद इस कार्यक्रम में इस समय कहना नहीं, क्योंकि आप बात कहीं चर्चा और कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेटिंग गेम। उनको क्यों इतना, उनको अब वो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। राजनाथ सिंह का योगी जी से को साधना है, तो राजनाथ सिंह जी को उधर साधना, वो एक जात से आते हैं, एक जगह से आते हैं, वो एक अलग अलग उसकी परतें अलग। मैं ज्यादा बड़ी बात कह दूं, मैं दो नामों को बताऊं जो मुझे लगता है, जो सुनील जी ने कहा देवेंद्र फडणवीस, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में उस सरकार को गिराना और फिर सरकार बनाने में सिंगल हैंडेडली देवेंद्र फडणवीस का ये था, इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यही चीज वहां पे एक दिक्कत देवेंद्र फडणवीस की होती है कि जो व्यक्ति, एक समय यह था कि भाई मैं नहीं बनूंगा, लेकिन जब अमित शाह ने कहा कि नहीं बनो, तो बनना पड़ा। आप ये बताइए, अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से अलग हो जाते हैं, जहां पे 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य, और जहां पे 48 सीट आर स्टेयरिंग ऑन देम कि उस 48 में वो 8 सीट भी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, अगर ये तीनों लोग एक साथ लड़ रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा आज उनके लिए समस्या है। 19 शिवसेना, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22-23 शायद बीजेपी, ये 42 सीट्स का इज स्टेयरिंग ऑन देम। और उससे दिक्कत क्या है कि अगर आप देवेंद्र फडणवीस को हटा देंगे, तो क्या नितिन गडकरी को आप ताकत देंगे? उनको आप ताकत कभी देंगे नहीं, क्योंकि नितिन गडकरी को ताकत देने का मतलब वो लॉन्ग टर्म आपको कहीं इफेक्ट कर सकता है। नितिन गडकरी वो व्यक्ति है कि अगर आपकी सीटें 200 के आसपास आई या 210 के आसपास आई, तो बाकी अगर कोई आपको समर्थन देगा तो हो सकता है कह दे कि नहीं, हम तो भाई नितिन गडकरी के उस पर दे सकते हैं, हम किसी पे नहीं। तो इसलिए उनको किनारे रखना है, नितिन गडकरी हाथ में नहीं देंगे। तो महाराष्ट्र आप किसके सुपुर्द करेंगे? अगर आप देवेंद्र फडणवीस साहब को ले आते हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात सुनील साहब की, वो ठीक है, वो पैसा कौड़ी भी ला सकते हैं भाई उनके, क्योंकि बॉम्बे क्लब के हैं, बॉम्बे के में हैं, तो पैसा कौड़ी, सेठ साहूकार इनको जानते हैं, आरबीआई ये सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। पर दिक्कत फिर वहां पे वही है कि उसका वहां महाराष्ट्र को हैंडल कौन करेगा? आज उनके पास महाराष्ट्र हैंडल करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। चुनाव सिर पे खड़ा हुआ है 2024, तो इसलिए मैं उनको रूल आउट करता हूं। एक नाम इसमें कहीं कि कोई एक सज्जन कह रहे थे, मैं उनके बारे में इसलिए बता दूं, वो एक सीआर पाटिल का नाम कह रहे थे। सीआर पाटिल को इसलिए, सीआर पाटिल का बैकग्राउंड जरा जाके कोई चेक कर ले, जो व्यक्ति सबसे लंबी एफिडेविट उनकी थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, इंडियन एक्सप्रेस ने निकाला था। एफिडेविट तो मेरे ख्याल में जो सबसे अच्छी एफिडेविट, अमित शाह साहब से अच्छी एफिडेविट तो किसी की नहीं थी। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, जब आप जेल में अगर कभी गए हो, तो वहां हायरकी आपकी दफाओं से तय होती है, ये हरदम ध्यान रखें। बतौर विजिटर में गया हूं, बतौर विजिटर में अगर आप बतौर विजिटर गए हैं, तो 302 307 वाले थोड़ा ऊपर रखे जाते हैं। ये सब चोर गिराकट, दारू सप्लाई में पकड़े गए, दारू का इधर उधर ठेका किए, वो पकड़े, ये सब की बहुत लो प्रायोरिटी के लोग हैं भाई, इनकी वो नहीं।
अच्छा, पिटाई सबसे ज्यादा बलात्कारियों की होती है, जो रेप फेप के चक्कर में जाते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। मैं ये जी। बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस हायरार्की में भी वो नहीं आते हैं, सीआर पाटिल साहब कि भई हुँ, अब कुछ नाम नहीं लेने चाहिए, दादा हैं, अंदर हैं जब तो पूरी चलती है अपनी, वो सब नहीं आते हैं। हुँ। सीआर पाटिल इज़ रूल्ड आउट, क्योंकि सीआर पाटिल की फिर पूरे देश के सामने पोल खुल जाएगी ना, कि भाई साहब क्या जी। थे? ये जब कांस्टेबल थे और ये किस तरह से दारू के उसमें ये जेल गए, फिर किस तरह से इन्होंने पैसे का वो किया, उसमें जेल गए, ये सब जेल गए हुए लोग हैं भाई। खैर, हुँ, तो ये जो नाम है, वो नहीं आ रहा है। मैं सैयद कासिम साहब की बात से हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं भी उनको कोई ज्ञान आता है या उनको कुछ लगता है कि नहीं इसको हटाना ही हटाना है, तो वो किसी हुँ, छोटी स्टेट से लाएँगे। वो किसी बड़ी स्टेट से किसी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि लाएँगे। वो किसी छोटी स्टेट के किसी उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं इस समय, वो कहीं से भी ला सकते हैं। वो तो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन जो आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि नड्डा जी को जब इस साल एक्सटेंशन दिया गया था, तो उसमें जी, बिल्कुल साफ-साफ है कि 2024 के इलेक्शन तक जी। उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस हुँ, वो 2024 के इलेक्शन तक था। तो हुँ, अब आप वो भले ही वहाँ पे कोई मानता नहीं हो इसको कि ये भाई जो लिख दिया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो होगा ना कि 2024 इलेक्शन के मद्देनज़र कुछ तो कहना होगा दुनिया के सामने। अ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक ध्यान रखिएगा, एक ध्यान हरदम जी, रखिएगा कि हिमाचल में मैं अभी भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस नहीं हुँ, जीती। कांग्रेस ने हासिल हुँ, नहीं की है। जनता जी, ने वहाँ जबरदस्ती ड ड मतलब पीछे पड़ के उनको जिता दिया। जी, इट इज़ नॉट अ विक्ट्री वन बाय कांग्रेस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल ईमानदारी से जो हुँ, मेरी समझ है जितनी पॉलिटिकल, कांग्रेस की वो विक्ट्री नहीं है जिसमें कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद और आतिशबाजी करे और वो करे या होली हुँ, मनाए। कांग्रेस नहीं, वो जनता ने जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती वो इनको हटाने के लिए, बीजेपी हुँ, को हटाने के लिए कांग्रेस की वो हासिल की हुई जीत नहीं, कांग्रेस ने वो जीत हासिल नहीं की। जनता जीत गई है, जनता क्योंकि परेशान हो गई थी, जनता के पास अलग-अलग वो थे। आपको एक चीज़ सुन के ताज्जुब होगी, आउट ऑफ रेफरेंस है लेकिन मैं उस कैरेक्टर की बात कह दूँ, जी, ये सुन के ताज्जुब की बात है। कल जब वहाँ चार्टर प्लेन गया कि यहाँ चार्टर प्लेन आ रहा है और सबको उठा के ले चलो यहाँ से, तो जी, वहाँ के लेजिस्लेटर्स ने कहा कि एक आदमी भी यहाँ बिकेगा नहीं, हमारा कैरेक्टर ये नहीं है जी, बिकने। हम और आप जिस हुँ, जगह के आते हैं, वहाँ ये सब होता है। जी, हम और आप जिस जगह से आते हो, तो हिमाचल में ये कांग्रेस के सारे उन लोगों ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई नहीं बिकेगा। आप हुँ, निश्चिंत रहिए, कहीं चार्टर-फार्टर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, चार्टर की गहराई तो तैयारी हो गया था, ये हम और आप सब सुन रहे थे। जी, हरियाणा ले जाने की बात थी। ठीक है, एक। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आज जब वहाँ पे वो गए हैं अपने हुड्डा साहब और ये सब लोग जब हुँ, गए हैं वो बात करने, तो जनता ने उनको रोक लिया है। जनता ने कहा कि देखिए आप ऊपर से नहीं, आप यहाँ चुनाव कराइए। ये लोग जो हुँ, लेजिस्लेचर वो लोग आए हैं, इनको जनता कह रही है वहाँ की। हुँ, तो हिमाचल छोटा राज्य है, ये भी समझ लीजिए कि चीज़ें भई वहाँ टोटल 55 ही लाख वोटर्स हैं ना। एक जी, एक एक सीट पे 80-80 हज़ार के आस-पास हैं। अ, हुँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ हर एक व्यक्ति, हर एक नेता को बिल्कुल ठीक से जानता है हुँ, और वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने देखिए, नड्डा जी की दिक्कत क्या है, वो अगर आपको याद हो, वो जो प्रधानमंत्री जी के साथ बात हो रही थी, इन लोग बहुत एरोगेंट थे। इन लोग जिस तरह से अपनी जी, कंस्टिट्यूएंसी में बिहेव करते थे इसलिए हार गए हैं। अगर ये ठीक हुँ, से बिहेव किए होते बिल्कुल नहीं हारते। हुँ, भाई आदमी को क्या होता है, दिल्ली आप जाइए तो हमारे कहीं एम्स की वो एप्लीकेशन पर्ची लिख दीजिए। हिमाचल जी, वालों को नहीं, हम लोग वालों को एक रेलवे का रिजर्वेशन का, ये लोग सीधे मुँह बात ही नहीं करते थे। तो आज उन लोगों ने हुँ, औकात दिखा दी आपकी। तो ले दे के मुझे ये लग रहा है एंड ऑफ द डे कि इनको नहीं, अब अगर कहीं एक आता और वो बनेंगे नहीं, ये पहले भी हो चुका है कि पहले भी एक बार राजनाथ सिंह के गले में डालने की कोशिश की गई थी कि जी। बन जाओ प्रेसिडेंट। तो अब राजनाथ सिंह जी प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आनंदवर्धन जी 2 चीज़ें इस पे जुड़ी हुई हैं। एक जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस पार्टी में एक अध्यक्ष का एक ओहदा है। सीताराम केसरी जैसे लोग भी उस पर बैठ के ताकतवर हो जाते हैं, नरसिम्हा राव को ही हटा देते हैं वो लोग, संसदीय दल से। वहाँ पर को अध्यक्ष की ताकत काफ़ी ज़्यादा दिखती है। या सीपीएम के स्ट्रक्चर में देखें तो जो जनरल सेक्रेटरी चाहे हरकिशन सिंह सुरजीत रहे या प्रकाश करात रहे, काफ़ी ताकतवर दिखते हैं। बीजेपी जब पावर में होती है, अब जब बड़े कद के नेता वहाँ अध्यक्ष पद पर नहीं होते हैं, आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग या कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग, तो देखा जाता है कि अध्यक्ष की भूमिका बहुत बड़ी नहीं दिखती है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें संगठन मंत्री कोई और अपॉइंट करता है
और वो संगठन मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जब बात होती है ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे सबसे बड़े कार्यकर्ताओं के नेता वो अध्यक्ष से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, चाहे वो रामलाल रहे हो, कभी संजय जोशी रहे हो, संजय जोशी के यहाँ जो मेला लगता था एक दौर में लोग बताते हैं, या अभी बीएल संतोष हो, या कोषाध्यक्ष जो होता है, वो कोषाध्यक्ष भी अध्यक्ष के प्रति बहुत ज्यादा उसकी लॉयल्टी दिखती नहीं है। उस स्ट्रक्चर में नड्डा जी रहे, नड्डा जी जाए, नड्डा जी के भरोसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी यदि छोड़ना चाहते हैं भाजपा को, तो क्या माना जाए कि वो लोग सरकार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसलिए उन्हें एक मजबूत आदमी चाहिए, या सरकार को छोड़कर संगठन पर पूरा फोकस अमित शाह का है इसलिए नड्डा जी बनाए रखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल अमित शाह का पूरा फोकस पार्टी पे है, तो इसलिए मतलब उनको हम्म, उनको एक कोई आदमी चाहिए कि जो भी लिख के आ रहा है उसपे दस्तखत करो। आगे जाओ, पूछने की हिम्मत भी मत करना कि ये दूसरी कॉपी में क्या है, तीसरी कॉपी में क्या है, दस्तखत करिए और वो छोड़िए। यू डोंट आस्क क्वेश्चंस। हम्म, मतलब हम्म, इसमें आपको कहीं लग रहा है कि इसमें इसमें गुंजाइश है क्वेश्चन पूछने की? किसी की भी नहीं, हम्म, चाहे ये हो चाहे कोई हो। हम्म, और और अगर किसी सीन आप बात कर रहे हैं अध्यक्ष की, मंत्रियों की हालत देख लीजिए, कौन जी, मंत्री बने हुए हैं? मैं एक आप छोटा मंत्री की बात उदाहरण कर रहे हैं। मुझे एक मैं दिन एक बड़े पत्रकार ने बताया, जी, दिल्ली में एक बड़े टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार ने, कि काफी अच्छी मित्रता है उनसे, उन्होंने बताया कि पिछले साल जो कैबिनेट रिसफल हुआ था, आपको याद होगा, 27 लोग या 28 लोग बनाए गए थे। दो वरिष्ठ मंत्रियों को, एक रविशंकर प्रसाद, एक प्रकाश जावड़ेकर का नाम उन्होंने लिया था कि सुबह 6 बजे बीजेपी के, अब चूंकि नड्डा जी का प्रसंग है मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बता देते हैं, दर्शक समझ जाएंगे। बीजेपी के आला कमान के में एक बड़े नेता की तरफ से इन दोनों को फोन गया 6 बजे सुबह कि आपको इस्तीफा देना है। 15 मिनट बाद फोन जाता है उन्हीं का कि आपने अब तक इस्तीफा नहीं भेजा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पर बैठे लोगों की अहमियत यही है कि जो टॉप पे बैठे हुए सत्ता में लोग हैं उनके आदेशपाल की भूमिका निभाए? मैं इसको इसलिए कहूँ, आप शीर्ष केवल भारतीय जनता पार्टी मत कहिए, सरकार की भी हालत वही हो गई है, क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है। हम्म, मैं एक इंसिडेंट छोटा सा हम्म, करके, क्योंकि मैं आपके यहाँ इसको पहले बोल चुका हूँ, आज याद दिलाने जी, के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप ही ने एक जी, चर्चा की थी G20 में, जब मोदी जी की फोटो उन्होंने नहीं लगाई थी, आप ही उसको एंकर कर रहे थे, याद आया? जी, आपने कहा था कि जब जी, 20 में से 16 की उन्होंने फोटो दिखाई, हमारे प्रधानमंत्री की नहीं दिखाई। हम्म, G20 के आप यू वर दी नेक्स्ट प्रेसिडेंट, आप प्रेसिडेंटशिप हम्म, लेके आ रहे थे। आपको नहीं वहाँ किया गया था। अगर कोई हम्म, और फॉरेन मिनिस्टर होता, तो इतना हंगामा किया होता उसमें कि वो जी, वहाँ पे ही हंगामा करके आया होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया होता। ये कैसे कर सकते हो भई? हाउ हाउ डेयर हम्म, यू डू दैट? हिम्मत। लेकिन जी, हमारे यहाँ चूँकि आपने एक एक एक्स आईएफएस को बिठाया हू इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, हू स्पीक्स गुड इंग्लिश, हू स्पीक्स वेरी गुड, हम्म, ये नहीं क्राइटेरिया जी, होता है। आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपके अध्यक्ष, ये हेवी वेट्स होने चाहिए। खड़गे जी को हम्म, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। जी, खड़गे जी को अपनी कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, नड्डा जी को जरूरत हम्म, है। मेरा कहना हम्म, सिर्फ यह है कि अगर आप इस पे भारी भरकम, जिसका पॉलिटिकल वेट ना हो, ऐसे लोगों को चाहे जी, पार्टी पद हो और चाहे मंत्री पद हो, बिठाएंगे, तो हम्म, नुकसान उस, अगर वो पार्टी में है तो पार्टी का होगा, अगर कैबिनेट में है तो उस कैबिनेट का होगा और देश का होगा। ये जी। चीजें फार रीचिंग है। अगर लाइट वेट रहेगा वहां तो यही हालत होगी। आनंदवर्धन जी, जहां तक जेपी नड्डा की बात है, जेपी नड्डा के बहाने एक चर्चा और खास करके वो जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग का अनुभव काफी लंबा है। नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें जेपी नड्डा कहाँ फिट बैठते हैं? क्या जेपी नड्डा के रूप में नरेंद्र मोदी एक टास्क मास्टर चाहते हैं, या जेपी नड्डा को इसलिए बना करके रखा गया है ताकि वहां जो नरेंद्र मोदी के टास्क मास्टर हैं उनके काम में कोई इंटरफेरेंस ना हो? इन दोनों में क्या आपको लगता है? बिल्कुल 100% मोदी जी को जिस तरह का अपना व्यक्ति चाहिए जो उनके काम करे, उसमें 100%, इससे अच्छा तो नड्डा जी से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, जिसका ना हम्म, अपना कोई भूमिका हो, ना अपने मन में कुछ हो कि मेरे 2 आदमियों को बना दीजिए, उनका 1 आदमी बना दीजिए। जनरली जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके कुछ-कुछ आदमी होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाए 5 साल, अब वो हम्म, चले गए हैं यहाँ से, उनकी भी चॉइसेस थी। ही हैड हिज लाइक्स, डिसलाइक्स। सैयद कासिम साहब यहाँ बैठे हैं, इनको जो जो यहाँ के संगठन मंत्री जो पूरी तरह से सरकार चलाते थे,
उनके अपने दोस्त थे, मित्र थे, दुश्मन थे, अच्छा था, बुरा था, खट्टा था, मीठा था। आपने नड्डा साहब का आज तक एक आदमी सुना कि ये नड्डा साहब का आदमी? एक आदमी। वो चाहे किसी स्टेट प्रेसिडेंट का, आपने एक आदमी का सुना कि भई नड्डा जी ने इनको वो दिया? मैं आपको कम से कम 10 ऐसे आदमियों के नाम बता सकता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं और जो बिल्कुल ठीक से अमित शाह के आदमी हैं। वो मोदी-वोदी जी नहीं है, वो अमित शाह के आदमी हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो उप अमित शाह कह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के घोषित रूप से? नहीं, दोनों उप मुख्यमंत्री भाई, दोनों, एक क्यों? दोनों उप मुख्यमंत्री। या तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री किसके आदमी है हमारे दर्शकों मुख्यमंत्री के। अपने आदमी, देखिए ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अपने आदमी है, एज उनके साथ है। अमित शाह साहब चाहे उल्टे भी हो जाएं, सीधे भी हो जाएं, उत्तर प्रदेश में अमित शाह साहब को नहीं घुसने देंगे वो। ये आप याद रखिएगा, शर्मा जी को वो किसके किसके आदमी होके आए थे, वो शर्मा जी को बिठा के रखा, उनको उनकी जगह दिखा के रखी थी। तो उनकी जो अच्छी बातें हैं, उनकी बहुत सी बातें, बुलडोजर चलाना, ये अगर हम उसको अग्री नहीं करते हैं, तो जो अच्छी बातें कम से कम इतना अपना दम रखते हैं कि आनंद ये जी, नहीं 10 होगा। सेकंड में एक बात जोड़ दूं आपकी बात में, 10 सेकंड में सिर्फ। देखिए, ऐसा है अभिषेक जी कि एक करेला होता है नीम चढ़ा। योगी आदित्यनाथ जी ये हैं, एक तो बाबा, ऊपर से क्षत्रिय, करेला नीम चढ़ा, उनको छेड़ने की हैसियत में नहीं, भाजपा वरना कब का खा गई होती। जी नहीं, मैं और भी कह दूं, वो बाबा ही नहीं है, राम जन्मभूमि की जो बीज पड़ा है वो उस मठ से पड़ा है जी, उस मठ से पड़ा है। देखिए, एक चीज आप फिर से समझिए, वो बहुत सी चीजें नहीं कह रहे हैं और मुझे भी बिल्कुल ठीक लगता है कि नहीं कहना चाहिए। आपने वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया 15 लोगों का, आपने इनको रखा, उनको रखा, यहाँ का रखा, वहां का रखा, आपने जो गोरखनाथ मंदिर को आपने कैसे इग्नोर किया? मैं बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ। आप वहां पे बैठ के पूजा कर रहे थे, वहां का मतलब, मैं बिल्कुल इस उसका हूं कि स्टेट को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। स्टेट का काम नहीं है किसी धार्मिक काम में आने, लेकिन अगर स्टेट आ रही थी तो वहां पे आपने बगल में बिठा के उनसे क्यों नहीं पूजा करवाई? तो ये चीजें नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों का किसी का बस इनके ऊपर चलेगा। स्वतंत्र देव सिंह को नहीं हटा पाए थे ना, आपको भी याद है, मुझे भी याद। स्वतंत्र देव सिंह को हटाने की पूरी मुहिम चली थी। और एक और चीज ध्यान रखिए, जो ये अंडर करंट होते हैं ना, वो भी एक अपने में काम करते हैं। जो हमारे अब चूंकि वो वैसा पद है, उसके लिए कहना चाहिए, जब गुजरात में हमारी आनंदीबेन जी को हटाने में किसकी मुख्य भूमिका थी? भाई अमित शाह साहब की थी। जी, आपको एक चीज पता है, अमित शाह साहब और आनंदीबेन पटेल स्टेज शेयर नहीं करते हैं पिछले 5 साल में। जब से वो यहाँ, दे विल नॉट शेयर ए स्टेज, नेवर। एक स्टेज पे दोनों लोग नहीं आएंगे। तो गुजरात में भी ऐसा ही होता था। नहीं, हम तो कह रहे हैं अब भी नहीं आएंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, जी जी, वो जो एक वो, अब ये चीजें आपकी सांकेतिक है, इसका देखिए कोई प्रूफ नहीं होता है। स्वतंत्र देव सिंह, योगी जी और आनंदीबेन पटेल, ये तीनों का एक ग्रुप था। चलो अब तुम उधर करोगे, हम इधर करेंगे, तुम करोगे क्या? आनंदीबेन पटेल वाज ऑलवेज ऑन द योगी जी साइड, आज भी है। तो अमित शाह साहब की जो अपनी मैन्यूवरेबिलिटी है ना, देखिए एक चीज फिर बताएं, अमित शाह ने अगर अपने घर में खुद जूता पहना रहा और ये अगर जूता बाहर उतार के गए हैं योगी जी, तो केवल योगी जी को ही बुरा नहीं लगता है। देखिए, मैं पॉलिटिकली मैं उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हूं, मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, बीजेपी की आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी का विरुद्ध हूं। जितना मेरे में दम रहेगा उसका विरोध करूंगा। लेकिन मैं गोरखनाथ मंदिर को मानता हूं, और गोरखनाथ मंदिर का अगर कोई वहां जा रहा है और उसको तुम खुद जूता पहने हुए और उसका जूता बाहर उतरवा रहे हो, तो ये बात भूलने वाली नहीं होती। जब जिस समय आएगा उस समय देखिएगा, ये वो आज की इसमें एक चीज और जोड़ दूं आनंद जी आपकी बात में, जो बात अभी आप कह रहे थे कि मतलब अमित शाह के विरोधियों की एक लंबी लिस्ट बताई जा सकती है जो भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर है, लेकिन आप क्या ऐसा बता सकते हैं कि अमित शाह की ये विरोधी क्यों, अमित शाह ने उनको मोदी जी से कहकर हटवा क्यों नहीं लिया? मोदी की टीम अलग है, अमित शाह सिर्फ उसकी टीम के लिए काम करते हैं, बस इतना समझिए। इसी सवाल में एक चीज जुड़ा हुआ है आनंद वर्धन जी, इसी सवाल में जुड़ा हुआ है कि जेपी नड्डा जब नरेंद्र मोदी के इतने क्लोज हैं, तो अमित शाह के साथ उनके कोऑर्डिनेशन या तो उसको एक्सेलेंट दिखाया जाता है या वाकई एक्सेलेंट है। दोनों के बीच क्या है इक्वेशन, कहां जाके बैठता है? मैं प्रश्न नहीं समझ पाया ठीक से।
नहीं, प्रश्न मैं ठीक ये से कह रहा समझ हूँ नहीं कि पाए। योगी आदित्य जेपी नड्डा के बारे में जो बात आप कह रहे हैं कि जेपी नड्डा के समीकरण काफी अच्छे हैं नरेंद्र मोदी से, तो फिर योगी आदित्य इनके सॉरी अमित शाह के साथ जो जेपी नड्डा के जो इक्वेशन है उसको कई लोग कहते हैं कि एक्सेलेंट दिखाने की कोशिश होती है, जबकि कई लोग कहते हैं कि नहीं वाकई एक्सेलेंट इक्वेशन है दोनों के बीच, नहीं, काफी जरूर अच्छे होगी। इक्वेशन है। नहीं नहीं, कोई कारण नहीं है कि ये कहना कि वो अच्छी नहीं है, अच्छी बिल्कुल होगी। भाई देखिए, जी अब आपने जेपी नड्डा का कोई एस्पिरेशन आज तक देखा? एक भी एस्पिरेशन देखा कि मैं भाई ये देवेंद्र फडणवीस का एस्पिरेशन था, वो लगातार काम करते रहे कि सरकार गिराओ, सरकार गिराओ, सरकार गिराओ। वो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर जगह एक किसी का एस्पिरेशन है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उसमें आप ऐसे जी आनंद जी आप बोलने में मजबूर कर देते हैं, डिबेट में बीच में टोका नहीं जाता। इतना उन्होंने कहा सरकार गिराओ कि सरकार तो गिराएंगे लेकिन तुम्हें नहीं बनाएंगे। नहीं, नहीं, ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है आनंद वर्धन जी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की बात आप कर रहे हैं। पूरे देश को पता है कि जब 93 मिनिस्टर यूपी में बनाए गए थे, उसके पीछे चाहे लोकतांत्रिक कांग्रेस के रूप में कांग्रेस तोड़ना हो या जनतांत्रिक बसपा के रूप में बसपा को तोड़ना हो, राजनाथ सिंह की भूमिका बहुत बड़ी थी कल्याण सिंह की उस सरकार को बचाने में। लेकिन कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत इक्वेशन कैसे हो गए थे और कैसे थे उस दौर में भी, ये भी पब्लिक डोमेन में है चीजें, लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा यूपी में ऑपरेशन हुआ, कल्याण सिंह को पार्टी सरकार के साथ साथ पार्टी तक छोड़नी पड़ी। तो इस लिहाज से जब जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच में अगर वाकई कुछ चीजें ऐसी है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच में जो इक्वेशन है वो तो अपनी जगह है, और आने वाले समय में जो सियासत होनी है 24 के बाद या 24 के लोकसभा चुनाव तक आते आते, या स्टेट में लीडरशिप की क्राइसिस या उसका फैसला होना है, उसमें जेपी नड्डा, क्या आपको लगता है कि अध्यक्ष रह चुका व्यक्ति जिसके पास एक बार पावर मिल जाए, सत्ता को सूंघ ले, जीतन राम मांझी भी अपने पावर की एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए थे, जेपी नड्डा कितने दिनों तक इस भूमिका में लोगों को दिखाई देंगे, ये बड़ा सवाल है। नहीं उनका नहीं है। देखिए ये मैं उनका कोई अमित शाह से दिक्कत नहीं है, ये हम लोग जबरदस्ती इस एक काल्पनिक का बात कर रहे हैं। ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। नहीं, हम दिक्कत की बात नहीं कर रहे हैं, दिक्कत नहीं की बात ही नहीं कर रहे, हम व्यक्तिगत सत्ता को। नहीं सुनिए, दो चीजें समझिए। वो उनके साथ जी सिंक में है, बिल्कुल 100% सिंक में है। हम्म, लेकिन साथ में जो मुझे समझ में आता है कि वो अध्यक्ष हैं, अमित शाह साहब जो कहते होंगे वो 101% वो डिलीवर करते होंगे उनका। आपको एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, आप एक चीज और देखिएगा कि उत्तर प्रदेश है, आपने कभी सुना कि योगी जी के ये आदमी है, योगी जी ने इनको टिकट दिलवाया? मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक, ही इज प्लेइंग द राइट गेम। भाई सब मंत्री हो तो मेरे ही मंत्री हो ना, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरा कोई तुम जी जिसको बना लो, मंत्री मुख्यमंत्री तो मैं हूँ, मंत्री तो मेरे जी हो, जिसको टिकट दे दो, जो विधायक है तुम लोग विधायक अपना लड़ो। लेकिन मेरा कहना यह है, ये नजरिए की बात होती है। इसी में अभी तक लोग होते लड़ मरे होते कि 4 मेरा टिकट, 2 उनका टिकट, वो इनका टिकट, केशव प्रसाद मौर्य ये किसका किसका नहीं था कि इनके टिकट करो, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं उधर कर दूं, इनका कोई वही नहीं, मेरा कोई नहीं, जिसको दे दो, रहेगा तो मेरा विधायक, रहेगा तो मेरा मंत्री। तो ये जो जो आप इनकी बात कर रहे हैं बार बार, नड्डा जी की, नड्डा जी का ये वाला नजरिया नहीं है, उनका अपना कोई है ही नहीं। जिसको आप कहिए वो सही। जब मेरा कोई चॉइस ही नहीं है, ना ना अच्छा ना बुरा, तो उनका क्या वो मनमोहन सिंह है क्या, बीजेपी में मनमोहन सिंह है वो? नहीं मनमोहन, नड्डा देखिए जी ये भी थोड़ा मैं नहीं, मैं आई टेक सीरियस ऑब्जेक्शन टू इट। मनमोहन जी सिंह से नड्डा जी को कंपेयर करना थोड़ा मनमोहन सिंह के साथ जाती है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट जी, अबाउट। ये मैं भी क्योंकि मानता हूँ इस चीज को, नहीं तो लेकिन जो मैं इसलिए कह रहा परसेप्शन हूँ। मनमोहन सिंह को लेके बनाया जाता है, उस परसेप्शन के दायरे में मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड, मनमोहन सिंह कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं थे, मनमोहन सिंह कभी पार्टी नहीं रन करते थे। और नहीं मनमोहन सिंह जहां तक एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनकी जितने लोग उस समय रहे थे वो उनकी इज्जत करते थे। जी तो जी, नहीं वो मनमोहन तो सिंह का कई बार रोल सोनिया गांधी की भी नहीं चलने देते थे, कई हाँ बार वो फर्स्ट फैमिली की नहीं चलने देते थे। टीए नहीं, के नायर साहब से एक बार मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कई सारी चीजें शेयर भी की थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये उनका रोल पार्टी चलाना नहीं था, और उनका जो जी रोल था उसको मुझे ऐसा लगता है कि मनमोहन सिंह ने उस रोल को बखूबी निभाया था। ये मेरा है। अब जी उसमें वो कितना कर पाए, वो द कांग्रेस पार्टी फेल्ड इन प्रोवाइडिंग दैट हम्म, शील्ड टू मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के ऊपर जी जब ये फिक्टिशियस काम ये राय साहब कर रहे थे, जो कैग थे, उस समय हम्म, पार्टी का फेलियर था जो उनको नहीं हैंडल कर पाए। ये जी ये पार्टी मनमोहन का सिंह का फेलियर फेलियर नहीं होगा था। ही,
तो शिवप्रकाश जायसवाल क्या बोल रहे थे कि राहुल गांधी 12 बजे रात में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ये उन्हीं का स्टेटमेंट था, उनके मंत्री का। तो मनमोहन सिंह को तो बदनाम करने का काम इन्हीं लोगों ने किया था। वही मैं वो बात नहीं है। नड्डा साहब पे हम आते हैं। एक आखिरी संक्षेप में आपसे जानना चाहते हैं आनंद वर्धन जी कि क्या वाकई जेपी नड्डा के सहारे नरेंद्र मोदी की नैया खाल अब पार होती दिख रही है? एमसीडी निकल गया, हिमाचल निकल गया, अलग अलग राज्यों के बाई इलेक्शन आप देखें, छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे पार्टी पहुंच गई। तो अब उनको डिलीवरी देने वाला आदमी चाहिए नरेंद्र मोदी को, या नड्डा जी से काम चल जाएगा? ये अप्रोच अभी भी होनी चाहिए बीजेपी में, आपको लगता क्या? ना मोदी जी और अमित शाह साहब किसी को डिलीवरी देने वाला नहीं चाहिए, उनका व्यक्ति चाहिए। जैसे वो पार्टी चला रहे हैं वैसे चलाएं, चाहे वो नड्डा जी हो, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, चाहे वो ABC कोई भी हो। उनको कोई डिलीवरी वाला नहीं चाहिए कि तुम आ गए हो तो तुम ऐसे चलाओ, तुम्हें देखेंगे। नहीं आनंद जी डिलीवरी वाला चाहिए, जो वो डिलीवर करवाए उसको सही डिलीवर कर दे। वही मैं वो कह रहा हूँ कि जो उनको जैसे कहना है उस पे करे, उसमें नो क्वेश्चंस आस्क, नथिंग। वो अपने एक बार भी ऐसे भी ना करेंगे भाई ये क्या है, ये भी ना करिए। बस आप ऊपर का पढ़िए ही मत भाई, ऊपर क्या लिखा है ये मत पढ़िए, नीचे दस्तखत करिए।